जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 एग्रो में। दोस्तों चलते हैं 10 क्वेश्चनों की मॉक सीरीज के 11वें पार्ट की ओर, जिसमें आज का अपना टॉपिक है मौसम विज्ञान। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो दोस्तों, किसी स्थान विशेष की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को कहते हैं। ऑप्शन है मौसम, जलवायु, वसंत या वायुमंडलीय बदलाव। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन मौसम। देखो दोस्तों, वायुमंडल में अगर कम समय के लिए या फिर अल्पकालीन दशाओं का जो परिवर्तन होता है उसके योग को मौसम कहा जाता है, और वायुमंडल में काफी लंबे समय तक का जो परिवर्तन होता है उसके योग को जलवायु कहा जाता है। देखो दोस्तों, जैसे मान लो आज का दिन है, दिन में मॉर्निंग के टाइम बिल्कुल क्लाउड नहीं थे, बिल्कुल एकदम धूप थी जिसको सनी डे था। दोपहर के बाद में ऐसा देखा कि 2-3 बजे 4 बजे के आसपास में 2-3 घंटे तक ऐसे बादल छाए और थोड़े टाइम बाद में बारिश भी हो गई है। तो वो 2-3 घंटे के टाइम था, वो बादलों वाला मौसम था, बरसात वाला मौसम था, यानी कि अचानक से मौसम के अंदर परिवर्तन आ गया। एकदम पहले से तो एकदम साफ मौसम चल रहा था, फिर धीरे से कहीं से बादल आए और 2-3 घंटे के लिए बादल छाए रहे किसी एक विशेष स्थान पर। जैसे मेरा एक अपना गांव है, इस गांव के ऊपर सुबह तो बिल्कुल धूप थी, शाम को 4-5 बजे के आसपास में बादल आए और 3-4 घंटे तक बादल रहे और फिर थोड़ी देर बाद में बारिश हो गई। तो वो 3-4 घंटे में एकदम अचानक से मौसम में परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल कम समय के लिए जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को मौसम कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई सुबह मौसम अलग था, शाम को बादलों वाला मौसम हो गया, अब जो रात को है आंधी वाला मौसम हो जाएगा। तो मौसम है जो बिल्कुल वायुमंडल के अंदर कम समय के लिए जो परिवर्तन होता है उसके योग को मौसम कहा जाता है, और बिल्कुल लंबे समय के लिए जो कोई वायुमंडल के दशाओं में परिवर्तन होता है उसको जलवायु कहते हैं। मौसम है जो एक दिन में भी चेंज हो सकता है, दिन में 3-4 बार भी चेंज हो सकता है, आधे दिन में भी चेंज हो सकता है, और मौसम 1 घंटे में भी चेंज हो सकता है। बिल्कुल कम समय में एकदम जो अल्पकालिक दशाएं होती है वायुमंडल की उसको मौसम कहा जाता है, जबकि वायुमंडल को चेंज होने में मिनिमम कम से कम 31 वर्ष लगते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर जाएगा अल्पकालीन जो वायुमंडल दशाएं होती हैं उसके योग को मौसम कहा जाता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन है जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन है लैटिन, ग्रीक, अरबी या जर्मन। देखो दोस्तों, इसका सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन ग्रीक भाषा। एग्रीकल्चर में एक सीधा सा फंडा है, जिस किसी शब्द के पीछे लॉजी लग जाए या फिर नोमी लग जाए वो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्रोनॉमी है, क्लाइमेटोलॉजी है, पोमोलॉजी है, एग्रोस्टोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, ठीक है ना। तो ये जितने भी निमेटोलॉजी है, ये जितने भी लॉजी जिनके पीछे वर्ड लग जाए या फिर नोमी लग जाए वो सारे के सारे वर्ड ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं, और ऐसे शब्द जिनके पीछे कल्चर वर्ड लग जाए वो सारे के सारे लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अपना एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, वर्मी कल्चर है, आर्बोरिकल्चर है, ओलेरिकल्चर है, मैनी मोर, जितने भी कल्चर लगने वाले वर्ड होते हैं ये सारे के सारे लैटिन भाषा के वर्ड होते हैं। ओके दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है क्लाइमेटोलॉजी का, ये क्वेश्चन जेट 2013 के एग्जाम के अंदर आया था कि क्लाइमेटोलॉजी किस भाषा का शब्द है। ओके दोस्तों, कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, क्योंकि इसके वर्ड के पीछे लॉजी आ रहा है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन है वायु गति किस यंत्र द्वारा मापते हैं। ऑप्शन है विंड वैन, बैरोमीटर, एनेमोमीटर और टेंशियोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन एनेमोमीटर। देखो दोस्तों, आपको वीडियोज के अंदर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि एनेमोमीटर कैसा होता है। ये एनेमोमीटर है। ये एनेमोमीटर क्या होता है कि जैसे जैसे हवा चलती है वैसे वैसे ये स्पीड के साथ में घूमता रहता है। जो इसका डायामीटर होता है कि एक राउंड में ये कितने मीटर को कवर करता है उसको माप लिया जाता है। उसके बाद में जितने स्पीड से ये घूमता है, तो 1 सेकेंड में या 1 घंटे में कितनी स्पीड से घुमा है, उसकी स्पीड को यानी कितनी स्पीड से घुमा है, कितनी बार इसने 1 सेकंड में या 1 घंटे में कितनी बार इसने चक्कर लगाए। इसके नीचे एक मीटर लगा हुआ होता है, उस मीटर के अंदर काउंट हो जाते हैं कि भी इसने कितने 1 घंटे में चक्कर लगाए। फिर उसके जो डायामीटर होता है उसको इसके राउंड से काउंट कर लिया जाता है। जो वैल्यू आती है वो आती है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर की तेजी से हवाएं चल रही हैं। ठीक है, ये सारा का सारा जो मापन है, ये सारी की सारी वैल्यू है इसमें काउंट हो जाती है। ये जो चल रहा है अभी आपके सामने ये एनेमोमीटर होता है। देखो दोस्तों, अपनी मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल की स्पीड बताते हैं ना 60-80। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर कवर कर सकती है इस स्पीड से अगर मोटरसाइकिल चले तो वो उसकी स्पीड होती है। अगर 60 पे बता रही है इसका मतलब है कि 60 किलोमीटर प्रति हॉर्स से आपकी मोटरसाइकिल चल रही है, यानी कि इस स्पीड से चली है तो 60 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लेगी। वो कैसे मापन होता है, जो मोटरसाइकिल का पहिया होता है उसके डायामीटर को माप लिया जाता है कि यानी कि एक राउंड करने में पहिया कितने मीटर
चलता है। ओके दोस्तों, कितनी मीटर की दूरी है वो कवर करता है। और अपने स्पीड से माप लिया कि भी जो ये मीटर चल रहा है वो 1 घंटे में या फिर 1 सेकंड में या फिर 1 मिनट में कितने राउंड कर रहा है, उस राउंड को के डायमीटर से गुणा कर लिया जाता है। फिर जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग मीटर के अंदर बता दिया जाता है कि भाई इस वैल्यू के आधार पर 1 घंटे में ये मोटरसाइकिल इस स्पीड से चलेगी तो इतने किलोमीटर को कवर कर लेगी। वही उसकी स्पीड हो जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम वही सिस्टम है, जितने ये एनएममीटर राउंड काटेगा वो उससे काउंट कर लिया जाएगा, फिर उसमें मल्टीप्लाई करके उसकी जो वैल्यू है वो निकाल दी जाएगी कि भाई कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भाई वायुमंडल में वायु की गति है वो किस यंत्र के द्वारा जाती है मापी जाती है, उस बोलते हैं एनेमोमीटर, हिंदी में बोलते हैं इसको वायु वेग मापी। एक बार क्वेश्चन आया था जेट के अंदर जिसमें एनेमोमीटर इंग्लिश के अंदर ऑप्शन था, लेकिन हिंदी वाले में ऑप्शन था वायु वेग मापी, तो वायु वेग मापी इसका हिंदी का नाम है। ओके दोस्तों, यहाँ पे विंड वैन भी आपको ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, जिसकी वजह से वायुमंडल की दिशा वायु की दिशा मापी जाती है, किस दिशा में वायु चल रही है। ओके दोस्तों, बैरोमीटर से वायु का दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चौथा क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि आईएमडी कहां पर स्थित है? ऑप्शन है पुणे, नागपुर, नई दिल्ली या नासिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पुणे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना 1875 के अंदर हुई थी और इसी डिपार्टमेंट से यहीं से यानी कि पुणे से ही पूरे भारत के मौसम का जो आंकलन है वो किया जाता है, मौसम की पूर्वानुमान लगाया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग की जाती है, तो सारे के सारे इस आईएमडी पुणे से ही होती हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पांचवा क्वेश्चन, मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन सुनना, 1 से 3 दिन तक, 3 से 10 दिन तक, 10 से 18 दिन तक और 18 से 24 दिन तक। देखो दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन 3 से 10 दिन तक। मौसम के पूर्वानुमान को अवधि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है कम अवधि वाला, दूसरा है मध्यम रेंज या तीसरा है लंबी अवधि वाला। जो कम अवधि वाला होता है जिसमें 1 से 3 दिन तक का पूर्वानुमान लगाया जाता है कि आज से 3 दिन यानी कि आज से एक दिन, अगले दिन, दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन तक मौसम के अंदर क्या क्या घटनाएं होगी। ठीक है, वो तो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि कम रेंज वाला। ओके, एक आता है मध्यम रेंज वाला जिसमें कि भाई 3 से उसकी अवधि होती है 3 से 10 दिन तक कि भाई आज से 3 दिन के बाद में क्या होने वाला है, तो 3 दिन से लगा करके 10 दिन के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसके अंदर जो मौसम की घटनाएं होती हैं और उसकी अगर भविष्यवाणी करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, तो वो होती है मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान। ओके दोस्तों, एक होता है लंबी अवधि वाला जिसमें है कि भाई मौसम में 10 दिन बाद में क्या होने वाला है, कि भाई लंबी रेंज वाले में होता है कि भाई उसका जो ड्यूरेशन होता है, अवधि होती है वो 10 दिन से अधिक होती हैं। जैसे मान लो किसी इंसान को, किसी आदमी को यह पता करना है कि आज से 7 दिन बाद में इस स्थान पर किस प्रकार का मौसम होगा, क्या बारिश होगी, क्या आंधी आएगी, क्या नहीं आएगी, तो 7 दिन के बाद का यानी कि 7 दिन के आगे वाले 7 दिन आने वाले हैं उनका पता करना है, तो 7 दिन आते हैं 3 से 10 दिनों के वाले के बीच में, तो आपको मध्यम रेंज वाला मौसम पूर्वानुमान है उसको देखना पड़ेगा। अगर किसी इंसान को देखना है कि मेरे को 30 दिन के बाद में या फिर 18 दिन बाद में इस स्थान पर मौसम की क्या घटनाएं होने वाली हैं उसका पता करना है, तो उसके लिए आपको जो लंबी अवधि वाला मौसम पूर्वानुमान है उसको देखना पड़ेगा। जो कम रेंज वाला मौसम पूर्वानुमान होता है उसकी अवधि 1 से 3 दिन तक की होती है, जो मध्यम रेंज वाला होता है उसकी 3 से 10 दिन की होती है, जो लंबी अवधि वाला होता है वो 10 दिन से अधिक का होता है। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, जेट में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छठा क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, डॉक्टर डीएन वालिया, एल.ए. रामदास और कोपन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एल.ए. रामदास। देखो दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान के जनक लक्ष्मी नारायण रामदास हैं और जो मौसम विज्ञान के जनक है, सॉरी विश्व में मौसम विज्ञान के जनक है वो डॉक्टर डीएन वालिया हैं और जलवायु विज्ञान के जनक है वो कोपन है। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एल.ए. रामदास। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन आपके सामने, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में उपस्थित है? ऑप्शन है आयन मंडल, मध्य मंडल, सौभ मंडल और समताप मंडल। देखो दोस्तों, इसका सही आंसर जाएगा डी ऑप्शन समताप मंडल। समताप दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में उपस्थित होते हैं, इसलिए इस मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, ओजोन परत क्या काम करती है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, इन रेडिएशनों को पृथ्वी पर आने से बचाती हैं, वहीं वायुमंडल से ही इनको परावर्तित कर देती हैं। इसलिए जो अगर पृथ्वी पर ये पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणें आ जाती हैं तो जो मानव जाति है इसको काफी, या फिर जो भी जीव जंतु हैं इनको काफी विषैला प्रभाव पड़ता है, काफी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अल्ट्रावायलेट विकिरणों के कारण त्वचा के कैंसर, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। देखो दोस्तों, वायुमंडल को
इनकी ऊंचाई, इनके परिवर्तन, इनकी विषमताओं के आधार पर 4 भागों में बांट रखा है, 4 परतों में बांट रखा है, जिन्हें 4 मंडल नाम है दे दिए। जिसमें सबसे नीचे वाला मंडल है वो है सौर मंडल, जिसमें जितनी भी मौसम से संबंधित क्रियाएं होती है सारी सारी सौर मंडल में होती हैं। सबसे नीचे वाला पोर्शन है और सबसे ज्यादा घनत्व है वायुमंडल का वो भी सौर मंडल के अंदर है। लगभग पूरे वायुमंडल का 85% डेंसिटी है वो सौर मंडल में उपस्थित है। ओके दोस्तों, इसके जो ऊपर वाला मंडल है वो है समताप मंडल, जिसके अंदर ओजोन परत भी पाई जाती है, इसलिए इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है। इसके ऊपर वाला है मध्य मंडल, जो सबसे अपर वाला है, जिसके बाद में अंतरिक्ष आ जाता है। सबसे लास्ट वाली जो बाहरी परत है वायुमंडल की वो है तापमंडल, जिसमें बहुत सारा आयन होते हैं, रेडियो एक्टिव किरणें आती हैं, जिस वजह से इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। रेडियोधर्मी विकिरणें हैं जो तापमंडल में जाकर के आयनों से टकरा करके वापस पृथ्वी पर आती हैं, इसलिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जैसे टीवी चलना, मोबाइल चलना, जितने भी इतनी दूर से बातें होती हैं सारी की सारी तरंगें हैं तापीय मंडल से आयन मंडल से होकर के गुजर के आती हैं। ओके दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर जाएगा समताप मंडल, जहां पर क्या उपस्थित है, ओजोन परत उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 8वां क्वेश्चन, पाला का उपचार करते समय सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता कितनी रखी जाती है? ऑप्शन है 1%, 0.1%, 0.01% या फिर 10%। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन 0.1%। देखो दोस्तों 0.1% का क्या मतलब होता है कि 1 लीटर अगर आपने पानी लिया है तो उसमें 1 ml क्या मिलाना है, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा मिलानी है। यानी कि 1 लीटर पानी में 1000 ml पानी के अंदर आपको 1 ml सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा मिलानी है और ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये 0.1% का सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो दोस्तों पाला पड़ना क्या होता है, क्या नहीं होता है, जब जनवरी और दिसंबर का टाइम होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। इस सर्दी के अंदर जो वायुमंडल का तापमान है वो 0 डिग्री के आसपास में आ जाता है और 0 डिग्री पे पानी का जमाव बिंदु होता है। तो जो पौधे के जाइलम उत्तक होता है, जाइलम के अंदर जो पानी उपस्थित होता है, पत्तियों में पानी उपस्थित होता है, पत्तियों की सरफेस के ऊपर जो पानी उपस्थित होता है, ये सारा का सारा अगर वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री के आसपास में हो गया तो जाइलम में उपस्थित, पत्तियों की सरफेस पे उपस्थित और पत्तियों के रंध्रों में उपस्थित जो भी पानी होता है सारा का सारा बर्फ बन जाता है। क्यों? क्योंकि तापमान कम हो जाता है, तापमान है जो जमाव बिंदु पर आ जाता है। अगर बर्फ बन गया सारे पूरे पौधे के अंदर जो पानी था उस पूरे का पानी बर्फ बन गया, इसकी वजह से क्या होता है, पौधे की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सारी अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि पौधे की उपापचय क्रिया नहीं होती। उपापचय क्रिया नहीं होगी तो पौधा वृद्धि करना बंद कर देगा, वृद्धि नहीं करेगा। ओके दोस्तों, अगर आपको पता चल गया है कि पाले की वजह से इतना नुकसान हो रहा है तो आप हाथों हाथ क्या करो, या तो उस खेत के अंदर सिंचाई कर दो या फिर उसके आसपास में धुआं कर दो। ये सिंचाई करना या फिर धुआं करना ये तो कुछ पहले भी किया जा सकता है। और अगर पाला गिर गया है तो इसका रासायनिक उपचार भी होता है कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड का 0.1% का घोल बनाना है और जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनके ऊपर छिड़काव करना। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव करोगे तो इससे क्या होगा, जो प्लांट की जो सरफेस है, जो लिप की सरफेस है, उसका तापमान बढ़ेगा। जैसे ही तापमान 0 डिग्री से अपग्रेड होकर के 1 डिग्री पे आ जाता है तो जितना भी पानी बना हुआ होता है इनकी पत्तियों के अंदर, जाइलम उत्तक के अंदर सारा का बर्फ बना हुआ होता है, ये सारा का सारा वापस पानी बन जाता है और हाथों हाथ पौधे की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो वापस सुचारू ढंग से चलने लग जाती हैं। तो इसकी वजह से लंबे समय तक पाले का प्रभाव नहीं रहता है, तो पौधा को ज्यादा नुकसान नहीं होता। अगर अपने को पता नहीं चला, अपने कोई उपचार नहीं किया, पता चल गया तो अभी उपचार नहीं किया है तो काफी टाइम तक रहेगा, जिसकी वजह से पौधे में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसकी आर्थिक उपज में या फिर बायोलॉजिकल उपज में काफी नुकसान हो सकता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 9वां क्वेश्चन है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। पहला ऑप्शन है 1950 mm, 1195 mm, 575 mm और 1275 mm। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन 1175 mm। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। पूरा जो अपना इंडिया है, इस इंडिया के अंदर पूरे वर्ष में कितनी बारिश होती है वो उसकी वार्षिक वर्षा होती है। जो वार्षिक कैलेंडर स्टार्ट होता है, जो कृषि का कैलेंडर स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होकर के अगले साल की 30 जून तक का चलता है। ये जो 12 महीना का कैलेंडर होता है उसको बोलते हैं कृषि कैलेंडर, ठीक है ना। तो ये कृषि कैलेंडर है, इस पूरे कैलेंडर के अंदर पूरे 12 महीने के अंदर इंडिया के अंदर वार्षिक वर्षा होती है, औसत वर्षा होती है वो होती है 1195 mm, यानी कि लगभग 1200 mm। ठीक है दोस्तों, जिसमें से लगभग 75 से 80% बारिश है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कवर होती है और जो 20% बारिश है वो उत्तरी पूर्वी मानसून से कवर होती है। और इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है वो मानसीराम या चेरापूंजी है जो मेघालय स्टेट के अंदर पड़ता है। यहां पर वार्षिक वर्षा का लगभग औसत है 11,300 mm, यानी कि इनके यहाँ की जो पूरे साल की वर्षा होती है वो होती है
11,300 mm, यानी कि भारत की औसत वर्षा तो बहुत अधिक है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा होती है 575 mm, और इन mm को अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तब आप 10 का भाग लगा दो, यानी कि इनके पीछे एक पॉइंट को, एक डिजिट को छोड़ करके पीछे पॉइंट लगा दो, आपकी जो वैल्यू है ये सीधी की सीधी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 जुलाई, 16 अगस्त, 16 सितंबर और 16 अक्टूबर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 16 सितंबर। हालांकि 16 से काफी कुछ चीजें इसमें आ रखी हैं। 16 जुलाई को अपने आईसीआर डे भी मनाया जाता है, 16 अगस्त को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, और 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं ओजोन दिवस की। जो वर्ल्ड ओजोन डे है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। यहां से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मौसम विज्ञान का काफी अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों यहां से मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अभी जो ग्लोबल वार्मिंग बहुत अधिक हो रही है, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन लेयर को काफी नुकसान हो रहा है, ओजोन लेयर में काफी छेद होने लगे हैं। इन छेद होने का प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग की एक ऐसी गैस जो सबसे ज्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। आप इस आंसर को कमेंट करके बताइएगा कि भाई ओजोन परत को सबसे ज्यादा कौन सी गैस नुकसान पहुंचा रही है। ओके दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, और सही आंसर पता करने के लिए आपको अगले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जो 10 MCQ का 12वां पार्ट है उसको देखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, यहां से जो लास्ट वीडियो था, जो 10 MCQ का 10वां पार्ट था, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था खरपतवार टॉपिक से, कि जो कासनी खरपतवार होता है, चिकोरियम एंटाइवस खरपतवार होता है, किस फसल का एक प्रमुख नकलची खरपतवार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कासनी बरसिम का एक नकलची खरपतवार होता है। काफी सारे बच्चों ने, लगभग बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था। और इसी प्रकार से प्रत्येक जो डेली 10 MCQ आ रही है, उस 10 MCQ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एवन एग्रो क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाए। आने वाले टाइम में और कुछ अच्छे नए वीडियो लेके आ रहे हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्पफुल होंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।